हेलो एवरीवन। क्लास 12th की सिविक्स की क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 लेक्चर्स से हम लोग लेसन 6 समकालीन दक्षिण एशिया कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया का अध्ययन कर रहे थे। सबसे पहले जिसमें हमने जाना कि सामान्य रूप से 7 देशों को, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन 7 देशों को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल किया जाता है। तो दक्षिण एशिया के बारे में जाना, जितने भी देश हैं इनकी राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानते हुए हमने पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र के बारे में जाना, और आज हम पढ़ेंगे बांग्लादेश में लोकतंत्र। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, जहां पश्चिमी बंगाल है उसी के ठीक बगल में पूर्वी पाकिस्तान के रूप में यह पहले जाना जाता था, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत 2 भागों में विभक्त हो गया था, भारत और पाकिस्तान। और पाकिस्तान के भी 2 हिस्से थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान जो ओरिजिनल पाकिस्तान आज भी है, और पूर्वी पाकिस्तान जो पहले अब बांग्लादेश है, पहले उसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। तो बांग्लादेश का निर्माण 1947 से सन 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। उसके पहले भारत का अंग था, यानी जो आज बांग्लादेश है वो पहले भारत का अंग था। जब पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान को बांग्लादेश वाला हिस्सा मिला, तो सन 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था, जिसे उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश काल में 1905 में बच्चों बंगाल और असम को विभाजित करके पूर्वी पाकिस्तान का यह क्षेत्र बना था। अगर आपने छोटे क्लासेस में बंग भंग आंदोलन पढ़ा होगा तो बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो बंगाल का विभाजन करके पूर्वी बंगाल अलग कर दिया। पश्चिमी बंगाल आज भी भारत में है, तो वो पूर्वी बंगाल बाद में पाकिस्तान के अंग में पाकिस्तान में शामिल हो गया। तो कुछ हिस्सा पूर्वी बंगाल का था, कुछ हिस्सा असम का था। लेकिन अनेक कारणों से पूर्वी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी सरकार से असंतुष्ट थे। क्या कारण थे? क्यों वो पाकिस्तानी सरकार से असंतुष्ट थे? पहला है कारण पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर उर्दू भाषा को लादना और बंगाली संस्कृति की उपेक्षा करना। बंगाल बच्चों बंगालियों का है, ज़्यादातर ऐसा माना जाता है। उस तरफ जितने भी लोग रहते हैं वो बांग्ला भाषा भाषी लोग हैं। तो पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को थोपने के खिलाफ थे। और पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो उर्दू भाषी लोग हैं। मुस्लिम वर्ग का वहाँ वर्चस्व है, तो वो चाहते थे जो लॉ वहाँ हो, जो नियम वहाँ हो, जो भाषा वहाँ हो, वो भाषा पूर्वी पाकिस्तान में भी हो। तो वहाँ पर वो उर्दू भाषा को थोपने का कार्य किया गया, जिसके कारण जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। पाकिस्तान के निर्माण के बाद से ही वहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ जो दुर्व्यवहार किए जा रहे थे उसके खिलाफ विरोध जताना प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। विरोध की आग धीरे धीरे बढ़ती चली गई और वो पाकिस्तानी सरकार के विरुद्ध होते चले गए। दूसरी उनकी डिमांड थी कि प्रशासन और राजनैतिक सत्ता में भागीदारी की मांग। जितने भी सरकार के कार्य होते थे, सरकार का निर्माण होता था, उसमें सभी में जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसी के लोगों को लिया जाता था। पूर्वी पाकिस्तान से किसी को भी भागीदारी प्रदान नहीं की जाती थी। तो इस क्षेत्र की जनता में प्रशासन में अपने न्यायोचित प्रतिनिधित्व और राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग उठाई। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व किसने किया बच्चों? शेख मुजीबुर रहमान ने किया। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग की, अलग होने की मांग की, स्वतंत्रता की मांग की।
सन 1970 के आम चुनाव हुए और उस आम चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान को आवामी लीग को बहुमत मिला। सन 1970 के आम चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली आवामी लीग को पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली और संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया। लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था और सरकार ने सभा में आहूत करने से इनकार कर दिया। परिणाम क्या हुआ बच्चों? शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया और जो सैनिक सेना का प्रमुख था याहिया खान, तो जनरल याहिया खान ने सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना में बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश भी की। चौथा कारण था पाकिस्तानी सेना के आतंक के कारण पूर्वी पाकिस्तान से बहुत बड़े लोगों का भारत में पलायन होने लगा। पलायन मतलब होता है अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के रहना, वहाँ अपनी जगह छोड़ देना किसी कारणवश, किसी दुर्घटनावश या डरवश। तो हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए। इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान में के लोगों में बहुत अधिक दहशत हो गई थी। परिणाम क्या हुआ? बड़ी संख्या में जो पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के लोग भारत की ओर पलायन करने लगे, भारत की ओर रुख करने लगे, भारत की ओर आने लगे। भारत के सामने इन शरणार्थियों को संभालने की समस्या आ खड़ी हुई क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में वो भारत की ओर आए। परिणाम क्या हुआ कि भारत के सामने ये समस्या हुई कि भारत इतने सारे लोगों को कैसे अपनी शरण में ले, उनके लिए क्या व्यवस्था करे। भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का समर्थन करना प्रारंभ कर दिया और उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता भी दी। और परिणाम क्या हुआ? 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। उसी समय 1971 का युद्ध समाप्त होने से पहले ही पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ध्यान दीजिए बच्चों, 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान को छोड़ दिया और एक नया देश हमारे विश्व मानचित्र में उभर कर के सामने आया और उसको नाम दिया गया बांग्लादेश। जैसे ही उदय हुआ बच्चों, तुरंत तो वहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, बस 2-4-15 दिन के अंदर 12 अप्रैल 1971 को बांग्लादेश में पहली सरकार का गठन किया गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बांग्लादेश में लोकतंत्रीय शासन स्थापना की प्रक्रिया। लोकतंत्र क्या होता है मैं अपने हर लेक्चर में आपको बताती हूँ। लोकतंत्र जनता का शासन। अब्राहम लिंकन जी के द्वारा कथित वाक्य। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन प्रणाली है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन प्रणाली को लोकतंत्र कहा जाता है। तो जैसे भारत में लोकतंत्र है, बांग्लादेश में भी लोकतंत्र की स्थापना की गई। संसदीय लोकतंत्र की स्थापना 12 अप्रैल 1971 को स्वतंत्र बांग्लादेश सरकार का गठन हुआ। बांग्लादेश ने अपना एक नवीन संविधान बनाया जिसमें से संसदात्मक, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया गया। ठीक, तो बांग्लादेश में बच्चों संसदीय लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1971 को हुई और बांग्लादेश सरकार का गठन किया गया। बांग्लादेश में एक नवीन संविधान बनाया गया। जो पहले का पाकिस्तान का संविधान था उसे स्वीकार नहीं किया गया और जो संविधान बनाया गया उसमें से संसदात्मक, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश घोषित किया गया। पहला बोला संसदात्मक,
यानी संसद की व्यवस्था होगी, संसद के सदन होंगे जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठेंगे। धर्मनिरपेक्ष, देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, देश के लिए सभी धर्म समान होंगे। लोकतांत्रिक, जनता का शासन और समाजवादी देश जो समाज का हित करे, कल्याणकारी समाज की स्थापना करे, ऐसे देश की स्थापना के लिए वहां प्रयास किया गया। संसदीय लोकतंत्र के स्थान पर 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय शासन प्रणाली के स्थान पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दी गई। यानी पहले जब आज़ाद हुआ तो संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, उसके बाद यानी 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन करवाया और संविधान में संशोधन करके संसदात्मक व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दी। और जब अध्यक्ष हो गया यानी एक ही व्यक्ति प्रधान है तो अन्य जितने भी दल थे उन सभी की मान्यता भी समाप्त कर दी गई। इससे बांग्लादेश में तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसे में अगस्त 1975 में बांग्लादेश की सेना ने उसके खिलाफ बगावत कर दी और शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने संविधान में संशोधन करके संसदात्मक शासन व्यवस्था को संसदीय शासन व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया, जिसके कारण उनके जनता उनके विरुद्ध हो गई और बगावत कर दी। अब क्या परिणाम हुआ? तीसरा आ गया, सैनिक शासन लागू हो गया। पहला था लोकतंत्र को अपनाया 12 अप्रैल 1971 को, फिर 1975 में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। जब इसकी मृत्यु हुई 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश में लोकतंत्रीय शासन का अंत हो गया और लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में सैनिक शासन कायम हो गया। लेकिन सैनिक शासन के बाद भी बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली की मांग निरंतर उठती रही। इस समय इस आंदोलन में छात्रों की भूमिका अग्रणी थी। इस कारण जनरल इरशाद ने बाध्य होकर राजनीतिक गतिविधियों की छूट दी। इस छूट के परिणाम स्वरूप वे 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। सन 1990 में बांग्लादेश में जनता के बढ़ते दबाव के कारण राष्ट्रपति इरशाद को अपना पद छोड़ना पड़ा। पुनः लोकतंत्र की स्थापना 1991 में बांग्लादेश में पुनः चुनाव हुए और इसके बाद वहां एक बहुलवादी और संसदीय प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था आज तक बांग्लादेश में कायम है। तो बांग्लादेश के बच्चों वर्तमान प्रधानमंत्री इस समय कौन है? श्रीमती शेख हसीना। ये नीचे आपके इसमें फोटो आ रही है। इन्होंने 6 जनवरी 2009 को पद ग्रहण किया था। तब से लेकर के आज तक ये अपने पद पर कार्यरत हैं, श्रीमती शेख हसीना। और अब्दुल रहमान बिस्वास इस समय वहां के राष्ट्रपति। ठीक, ये हैं श्रीमती शेख हसीना। और राष्ट्रपति हैं श्री अब्दुल हामिद। आज से संबंधित बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न। बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान के निर्माण के कारण स्पष्ट कीजिए। दूसरा, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? तीसरा, बांग्लादेश में पहली बार लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? चौथा, बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो हम लोगों ने पाकिस्तान के बारे में अध्ययन किया। दूसरा, हमने बांग्लादेश में लोकतंत्र के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेपाल में पहले राजतंत्र था, फिर लोकतंत्र आया।
पहले यानी राजा हुआ करते थे, उसके बाद वहाँ पर लोकतंत्र आया। तो किस प्रकार नेपाल में राजतंत्र के परिणित होकर के लोकतंत्र में आया, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र कब आया। फिर हम श्रीलंका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक एक करके हम जितने भी दक्षिण एशिया के देश हैं इनके बारे में आपको बताते चले जा रहे हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है बच्चों। छोटे छोटे से ये देश हैं। आप अगर देखें तो हमारे एक राज्य के बराबर बांग्लादेश है, बहुत छोटा सा देश है। तो वहाँ पर किस प्रकार पहले संसदात्मक लोकतंत्र की स्थापना हुई, पर फिर अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की स्थापना हुई, फिर सैनिक शासन आया और पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।